ये परफेक्शन आईएएस का टेस्ट पेपर है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और टेस्ट पेपर नंबर 14 है। ओनली करंट अफेयर्स का दिया हुआ है और इसमें 10 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के। जो 10 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश ने दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी लॉन्च की है? ये की है यूक्रेन ने, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 37, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन बम्बी बकेट कहाँ चलाया है? ये चलाया है उत्तराखंड में। इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस यहाँ से सेम वहाँ पर आ जाएंगे। ऑपरेशन बम्बी बकेट ये उत्तराखंड में चलाया गया है और किसके द्वारा? वायु सेना ने। नेक्स्ट है 38, अर्थ केयर मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत पूछा हुआ है। यह ईएसए और नासा द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इसे ईएसए और जाक्सा के द्वारा किया गया है, ना कि नासा के द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, गलत पूछा हुआ है तो गलत ऑप्शन इसमें ए है। ए आंसर इसका सही है 38 का। ये जाक्सा जापान की कंपनी है और इसकी फुल फॉर्म में जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और ईएसए यूरोपियन यूनियन की कंपनी है। दक्ष परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दक्ष परियोजना ये बताना है इसमें। ये है उच्च ऊर्जा अंतरिक्ष टेलीस्कोप का विकास से संबंधित। इम्पोर्टेंट है, हमें लगेगा दक्ष एजुकेशन में होगी, लेकिन ये उच्च ऊर्जा अंतरिक्ष टेलीस्कोप के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया इटली के अपूलिया में, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 41, हीट डोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह एक मौसमीय घटना है। इसे हाल ही में दक्षिण और पश्चिम अमेरिका के कई शहरों में देखा गया है। तीसरा ऑप्शन है इसमें गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर उड़ती है लेकिन उच्च दबाव नीचे की ओर उसे धकेलता है, जिससे हीट डोम वो स्थिर हो जाता है। इसमें ना तीनों ऑप्शंस ये करेक्ट है। हीट डोम के बारे में सही ऑप्शन पूछा गया है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 42, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा ये जारी की गई? इसे जारी किया गया यूनिसेफ के द्वारा। ये 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से एक बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है और इसे यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया इस रिपोर्ट को, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 43 है, बिहार में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना किस तारीख को शुरू की गई? ये की गई 6 अक्टूबर 2024 को, तो ए आंसर इसका सही है 6 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से बिहार के किस सिविल कोर्ट में बहस मैथिली भाषा में की जा रही है? बिहार के, ये इम्पोर्टेंट है, बिहार के किस सिविल कोर्ट में? इसमें सिविल कोर्ट में पूछा है, ना कि दीवानी कोर्ट में। तो ये दरभंगा में की जा रही है मैथिली भाषा में। बी आंसर इसमें करेक्ट है। हिल्सा क्रेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है। जो हिल्सा क्रेटर है, हिल्सा क्रेटर ये स्थित है मंगल पर, तो इसमें यहाँ पर चंद्रमा पर बोल दिया है, तो ए आंसर इसमें इनकरेक्ट, गलत पूछा हुआ है, तो ए आंसर इसमें सही है। जो हिल्सा क्रेटर है ये मंगल ग्रह पर स्थित है और 10 किलोमीटर चौड़ा ये प्रभाव क्रेटर है और इसका नाम बिहार के हिल्सा नगर के नाम पर रखा गया है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 46, बिहार की भूमि सर्वेक्षण की तिथि तक पूरा किया जाना है। जो बिहार की भूमि सर्वेक्षण है इसको किया जाना है दिसंबर 2026 तक, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47,
केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत दृष्टिकोण के मुख्य घटकों में निम्नलिखित में से कौन से इसमें शामिल हैं। इसमें बताना है किसके अकॉर्डिंग ये केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बताना है। तो इसमें पहला तो है शून्य गरीबी, ठीक है, करेक्ट है पहला। दूसरा है 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, ये भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। इसमें स्वच्छ पर्यावरण की बात नहीं की गई है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। 100% कुशल श्रमिक और अर्थपूर्ण रोजगार की भी बात की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में। तो इसका आंसर 1, 2, 4 1, 2, 4 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 48। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार आर्थिक विकास, इसमें आर्थिक विकास की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन से 4 शक्तिशाली इंजन हैं। इसमें 4 शक्तिशाली इंजन बताने हैं, कौन कौन से थे 2025-26 में। कृषि था, MSME, और इसकी नई परिभाषा भी है MSME की, स्मॉल के लिए, मध्यम के लिए क्या है, इसमें पूछा जाता है सवाल। और तीसरा निर्यात है और फिर है निवेश। 2 N से है, निर्यात और निवेश। और एक खेती तो होगी क्योंकि वही बेसिक होती है, सब चीज़ पर आधारित है। और एक है MSME, इसमें ना तो भारी उद्योग की बात की गई है, ना कि ग्रीन एनर्जी की। कृषि है और निर्यात है, तो 1 और 2 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 49। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का उद्देश्य नहीं है। जो धन धान्य योजना है, अब इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने की तो बात नहीं की जा रही है, सरकार इसको कम से कम करने की कोशिश कर रही है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। 49 का इसमें बी है। नेक्स्ट है, और ये पूरी तरीके से 100% केंद्रीय वित्त पोषण द्वारा इसको लागू किया जा रहा है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को। नेक्स्ट है 50। केंद्रीय बजट 2025-26 सुधारों के अनुसार MSME के नए वर्गीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है, माइक्रो में जो माइक्रो निवेश है इसमें 2.5 है, स्मॉल में 25 है, और मीडियम की बात करें तो 125 है, और 500 करोड़ का टर्नओवर है। इसमें 250 दे दिया है, इसमें यहाँ पर 2.5, इसमें 25 और इसमें 125 है। इसमें 10, इसमें 100 और इसमें 500 ही है, तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें गलत होगा, यही गलत है, क्योंकि 125 अगर निवेश होता तो सही हो जाता, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 51। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। ये मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मिशन में 4 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, इसमें यहाँ पर 4 क्षेत्र शामिल नहीं है, इसमें यहाँ पर 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि व्यापार करने में आसानी, इन डिमांड नौकरियों के लिए भविष्य तैयार कार्यबल, एक जीवंत गतिशील MSME क्षेत्र, प्रौद्योगिकी पर भी बल दिया गया और गुणवत्ता के बारे में भी बोला गया। तो 4 नहीं होकर के इसमें है 5, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें बचता है 1 और 3। 52 है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना किससे संबंधित है। जो भारतीय भाषा पुस्तक योजना है ये संबंधित है स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा पुस्तकों का डिजिटलीकरण, ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य परिकल्पित किए गए हैं। इसमें यहाँ पर 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा को, जो परमाणु ऊर्जा क्षमता उसको 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, और जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर होंगे उनका भी विस्तार करना है। अगले 5 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, ये ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें 24,000 नहीं है 20,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है अगले 5 वर्षों के लिए। तो चौथा ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है 1, 2, 3।
नेक्स्ट है 54। केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें 2025-26 के बजट के बारे में और ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य देखना है कौन सा है। भारतीय भाषाओं में ई लर्निंग सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह बनाना। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 55। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत शून्य कर दायित्वों के लिए संशोधित सीमा क्या है? इसमें है ये 12 लाख रुपए। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 56। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के शुद्ध बोए गए, ये 2024-25 के अनुसार है, क्षेत्र में सिंचाई कवरेज की सीमा क्या है? ये 55% है। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य क्या है? ये बताना है। ये है 10.97 लाख करोड़। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 58। वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है? ये इम्पोर्टेंट है, 3% है। नेक्स्ट है 59। वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? ये है 8,831 करोड़ रुपए। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 60। वर्ष 2025-26 में बिहार की राजस्व प्राप्तियों में उसके स्वयं के संसाधनों, एक तो स्वयं कर और गैर कर का अनुमानित प्रतिशत योगदान क्या है? इसमें है 26% का योगदान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2025-26 में बिहार के अपने कर, जो अपने कर हैं बिहार के राजस्व में किस स्रोत से सबसे अधिक योगदान की संभावना है? ये है राज्य GST से। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार द्वारा नियोजित कुल शुद्ध उधारी कितनी है? ये है 55,738 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट है 63 में है वर्ष 2025-26 में बिहार का अनुमानित कुल बकाया ऋण GSDP का कितना प्रतिशत होगा? ये है 37.1%। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 64। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में नियोजित पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल आउटले है, वो क्या है? ये पूछा हुआ है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय है 40,532 करोड़। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, जो भी बजट से रिलेटेड है, सेंट्रल का भी और बिहार से भी। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, यहीं से ही बन जाएंगे बजट से। नेक्स्ट है 65। वर्ष 2024-25 में बिहार के राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान क्या है? ये है GSDP का 9.2%। इसमें यहाँ पर ये 2024-25 में बिहार के राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान है GSDP का 9.2%। और वैसे हम बात करें 2025-26 में जो राजकोषीय घाटा है वो 3% है और ये GSDP का है 9.2%। 65 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। 66 है। वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए उधारी को छोड़कर अनुमानित कुल प्राप्तियां कितनी हैं? अगर उसमें से जो उधार लिया था उसको निकाल दें तो कितनी अनुमानित प्राप्तियां हुई हैं बिहार को 2025-26 में? ये हुई है 2,61,357 करोड़। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 67। वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है सरकार के द्वारा 2025-26 में? ये रखा गया है 4%।
बी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये केंद्रीय बजट 2025 में बताया गया है कि 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा है वो 4% रखा गया है। नेक्स्ट है 68, अटल टिंकरिंग लैब योजना के तहत कितने सरकारी स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाने की योजना है। इसमें यहाँ पर 50,000 के लिए बोला है, इम्पोर्टेंट है। बी आंसर करेक्ट है। 69 है, वर्ष 2025 के बजट में किस क्षेत्र को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए धन प्राप्त होगा। ये होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। इसमें घटक नहीं है दैनिक परिचालन लागत, बाकी के सारे घटक हैं। अवसंरचना में निवेश भी है, राज्य सरकारों को ऋण भी है इसमें शामिल, और पूंजीगत प्राप्तियां भी हैं, लेकिन दैनिक परिचालन लागत इसमें शामिल नहीं है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 71, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है। इसमें इसकी वृद्धि दर है 6.3 से 6.8%। ये 2025-26 के लिए है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 72, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की औसत वृद्धि दर क्या है। ये है 6.2%, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 73, वित्त वर्ष 2024-25 में सेवाओं क्षेत्र ने भारत के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में कितना योगदान दिया है। इसमें दिया है 55.3%, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था में रुपए 1 ट्रिलियन से अधिक का योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र अनुमानित था। इसमें अनुमानित था समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्था, तो सी आंसर इसका सही है। समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन से अधिक का योगदान देने वाला क्षेत्र है ये। नेक्स्ट है 75, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताना है। इसमें कृषि और संबंध क्षेत्र है, और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत ऑप्शन इसमें चूज करना है। यह लगभग 46% आबादी का समर्थन करता है। जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र हैं 46% आबादी का ये समर्थन करता है, ठीक है। सिंचाई लगभग 55% शुद्ध बोई गई भूमि को कवर करती है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है भारत की लगभग 2/3 2/3 कृषि भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है, ठीक है। तीनों ऑप्शंस। भारत दुनिया का लगभग 20% अनाज उत्पादित करता है, तो ये ऑप्शन ना गलत है। इसमें ये 20% नहीं करता, जबकि 11.6% ही उत्पादित करता है भारत दुनिया का। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। अलग से भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों के चारों ऑप्शंस। नेक्स्ट है 76, नेक्स्ट है 76, चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता। इसके कप्तान कौन थे। रोहित शर्मा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 76 का आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट है 77, बिहार की पहली महिला रग्बी रजत पदक विजेता टीम किस जिले से संबंधित है। ये भागलपुर से संबंधित है, ये पहले पूछा भी गया सवाल है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। बिहार में किस क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। ये हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर की तरह विकसित किया जाएगा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 79, इसमें परिनामक रोबोट को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया था। ये पटना जंक्शन पर किया गया था, तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। और ये बिहार का पहला वॉयस असिस्टेंट रोबोट है, और ये पटना जंक्शन पर इसको स्थापित किया गया था, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में चर्चा में रहा करमचट बांध बिहार के किस जिले में स्थित है। ये कैमूर में है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है।
और दुर्गावती नदी पर किया गया है। इसको पूछा जा सकता है अलग से भी कि कौन सी नदी पर इसको स्थापित किया गया है। कैमूर जिले में है, करमचट बांध और दुर्गावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है 81 विजियोनेक्स भारत का पहला एआई और एआई सक्षम फैशन पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है जिसे किसने विकसित किया है। इसे विकसित किया गया है NIFT के द्वारा। और NIFT की फुल फॉर्म देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इसमें ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 82 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी। ये उत्तराखंड के द्वारा की गई थी। जो 38वें राष्ट्रीय खेल है 2025 में आयोजित किए गए थे और ये पहली बार था जब पहाड़ी राज्य ने इसका आयोजन किया। और ये कहाँ देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी शहरों में इसका आयोजन किया गया। तो इसमें बी आंसर इसमें करेक्ट है। ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, पहली बार था। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। ये जीता है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के द्वारा। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 84 हाउ इंडिया स्केल्ड समिट G20 पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें यहाँ पर अमिताभ कांत हैं। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 85 किस राज्य सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पार्थ योजना शुरू की है। पार्थ योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए भी और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए इसको शुरू किया गया है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के जो इच्छुक युवा हैं उनके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा पार्थ योजना में। पार्थ QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक इसमें कितनी है। तो दूसरा स्थान है भारत का इसमें। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 87 एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में की गई है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 88 बिहार के किन दो जिलों में नए SEZ, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलेगा ही वहाँ पर सवाल, नए SEZ स्थापित किए जाएंगे। ये किए जाएंगे बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 89 भारत ने GDP का आधार वर्ष किस वर्ष में संशोधित किया। ये किया है 2023-24 में। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 90 भारत में GI टैग पंजीकरण की वैधता अवधि कितने वर्ष होती है। ये 10 वर्ष होती है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 10 वर्ष जो भौगोलिक संकेत होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी 10 वर्ष होती है। नेक्स्ट है 91 बिहार के स्कूलों में अनिवार्य बनाए गए PEN का पूर्ण रूप क्या है। PEN ये पूछा जा सकता है। PEN का पूरा नाम है परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 92 कबड्डी वर्ल्ड कप 2023 में पुरुष और महिला दोनों खिताब किस देश ने जीते। ये जीते हैं भारत ने, दोनों में ही जीता है, इसमें पुरुष में भी और महिला में भी भारत के द्वारा। नेक्स्ट है 93 बोधगया में आयोजित बौद्ध महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है यह पहली बार था जब इस महोत्सव का आयोजन किया गया, यह पहली बार नहीं था। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है। और इसमें 6 देशों के कलाकार थे, उन्होंने भाग लिया। अब इसमें अलग से भी पूछा जा सकता है कि 6 देश कौन कौन से थे जो इसमें भाग लिया। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 6 देश ही थे। एक 12 किलोमीटर लंबी बुद्ध शोभा यात्रा आयोजित की गई, ठीक है। दूसरा भी और तीसरा भी तो सही बताना है। इसमें सही बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। और इसमें यहाँ पर थाईलैंड भी शामिल था, श्रीलंका भी, वियतनाम भी और जापान भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट है 94 PM किसान योजना के बारे में देखना है। यह योजना केवल सीमांत किसानों तक ही
सीमित नहीं है। ये पूर्ण केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसको 2019 में शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये, इससे कई बार क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं क्योंकि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। पीएम किसान योजना है ये, और इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं एक वर्ष में। और 2025 में इसकी 19वीं किस्त भी जारी की गई। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ठीक है, पूर्ण केंद्र सरकार द्वारा, और 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई। तो 94 का जो आंसर होगा इसमें 2 और 3 बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 95, जो पटना जंक्शन पर तैनात परी रोबोट है, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें यात्री सहायता और ट्रेन पूछताछ के लिए इसको स्थापित किया गया है। तो बी इसका सी आंसर करेक्ट है, यात्री सहायता और ट्रेन पूछताछ। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से नहीं जुड़ा गया है? इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा नहीं जोड़ा गया है। करमचाट डैम अभी देखा था तो दुर्गावती नदी पर है, तो सी तो इसमें करेक्ट है। अब इसमें बिहटा एयरपोर्ट, ये भी ठीक है। ब्राउन फील्ड, जो ब्राउन फील्ड होता है जो भी पहले से बना हुआ है और उसको सही किया जाए तो वही होता है ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड जो होता है जो नई तरीके से स्थापित किया जाता है वो होता है दीदी की लाइब्रेरी जीविका परियोजना, ये भी ठीक है। लेकिन SEZ ये सीतामढ़ी और कटिहार में नहीं है, ये भी अभी हमने देखा था। ये यहाँ पर स्थित है, एक तो नवानगर बक्सर में और एक है पश्चिमी चंपारण। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवानगर और कुमार बाग है पश्चिमी चंपारण में, और नवानगर है बक्सर और पश्चिमी चंपारण दिया था, लेकिन इसमें नाम भी है। तो SEZ यहाँ पर सीतामढ़ी और कटिहार में नहीं है, तो गलत यही है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 97, बिहार में SEZ के बारे में देखना है। ये बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में स्थापित होंगे, ठीक है पहला ऑप्शन। ये SEZ निर्यात प्रधान औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, तो ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। भारत का पहला SEZ बिहार में स्थापित किया गया था, ये ऑप्शन गलत है। पहला जो SEZ स्थापित किया गया था गुजरात में किया गया था, और वो भी 1965 में किया गया था कांडला में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद एक और 2 ऑप्शन बच रहा है, वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 98, केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए विशेष रूप से यहाँ पर किन परियोजनाओं की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट में ये 2025 में बिहार के लिए पहला मखाना बोर्ड की गई है, ठीक है। दूसरा IIT पटना हॉस्टल का विस्तार करने के लिए की गई है, ठीक है। विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर की भी बात की गई है। तो इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शंस सही है, तीनों ऑप्शन इसमें सी में आ रहा है, उपयुक्त सभी, तो सी आंसर करेक्ट है। बिहार का कौन सा क्षेत्र काले ग्रेनाइट शिल्प कला के लिए इसमें प्रसिद्ध है? गया का पत्थरकट्टी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 100, भारतीय पुरुष रेगू टीम ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2023 में पहली बार कौन सा पदक जीता? इसमें यहाँ पर पहली बार पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट ही होगा, मतलब स्वर्ण पदक ही होगा, तो इसमें ए आंसर करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से क्षेत्र इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो इसमें सोनपुर का हरियर क्षेत्र, कैमूर का करमचट डैम क्षेत्र, टेलहड कुंड जलप्रपात, इसमें तीनों शामिल हैं, तो इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 102, गया की पत्थर कला को हाल ही में मिले GI टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इस कला में काले ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग होता है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है, रानी अहिल्याबाई होलकर ने पत्थरकट्टी गांव का नामकरण किया था। इसमें नामकरण नहीं किया गया था इनके द्वारा, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन गांव का जो नाम था वो पहले से ही चला हुआ आ रहा था, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, तो डी ऑप्शन इसमें बच जाता है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 103, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने 2
बिहार ने 25 वर्षों बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है भारत ने वुशु में। सी आंसर इसमें करेक्ट है। मिथिला की प्रमुख हस्तियां। नेक्स्ट है 104 प्रस्तावित पक्षी संग्रहालय बिहार में कहाँ खोला गया? ये नागी अभ्यारण्य में। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये रामसर स्थल में भी इनको शामिल किया गया, नागी और नकटी। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा जमुई में। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 106 मांडो डुप्लांटिस जिन्हें 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये पोल वॉल्ट से जुड़े हुए हैं। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 107 बिहार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इसमें है दुलोन दास। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। 108 है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? सही ऑप्शन देखना है। वीटीआर में 2023 में 1400 से अधिक अग्निकांड दर्ज किए गए। ठीक है, यह 2023 में टाइगर रिजर्व में अग्निकांडों के मामले में पहले स्थान पर। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 109 बिहार के किस क्षेत्र में डायनासोर पार्क विकसित किया जाने के लिए है? इसमें यह है राजगीर नालंदा में। डायनासोर पार्क ये राजगीर नालंदा में इसको स्थापित किए जाने की घोषणा है। तो 110 है बच्चा बैंक पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? इसे किलकारी पटना ने शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में इसे महाराष्ट्र द्वारा अपनाया गया। ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये सी आंसर करेक्ट है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली किस पक्षी से प्रेरित है? ये है मोनाल से। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 112 बिहार के किस शहर ने 2025 महिला राज्य वुशु चैंपियनशिप की मेजबानी की? ये की गई मुजफ्फरपुर के द्वारा। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। 113 है एशियाई जल पक्षी जनगणना में बिहार की वेटलैंड्स में किस पक्षी की सबसे अधिक दृष्टि हुई है? ये हुई है कॉमन टील की। बी आंसर इसमें करेक्ट है। छात्र ट्रैकिंग और शैक्षिक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए बिहार की कौन सी पहल है? इसमें बिहार की पहल बतानी है तो पैन प्रणाली है। अगर पैन की बात करें फुल फॉर्म की तो परमानेंट एजुकेशन नंबर, और इसमें 12 अंकों का विशिष्ट आईडी नंबर है ये। और डिजिटल पहल नामांकन, इसकी उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन और छात्रवृत्ति की पात्रता को ट्रैक करने की इसमें सुविधा है। नेक्स्ट है 115 इसका आंसर सी था। 115 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है बिहार ने रग्बी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बिहार सभी राज्यों में टॉप 15 में रहा। बिहार 15 में नहीं रहा था, ये 33वें स्थान पर रहा। तो ये गलत है। खेलों का शुभंकर मौली था। ठीक है, ये ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 1 और 3 आ रहा है बी में। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 116 पोर्ट ब्लेयर में आयोजित इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI डायलॉग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने सही ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है भारत ने संवाद की अध्यक्षता की और वन मैरीटाइम डेटा ग्रिड रूपरेखा का प्रस्ताव दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान देशों सहित 30 से अधिक देशों ने भाग लिया। संवाद का विषय सुरक्षित और सतत ब्लू इकोनॉमी था। ठीक है, IPOI भारत की बहुपक्षीय पहल है जिसे 2019 में ईस्ट इंडिया समिट में शुरू किया गया था। इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं और ये अलग से भी अलग बन के आ सकता है चारों ऑप्शन से क्वेश्चन। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 117
मार्च 2025 में लॉन्च किए गए पीएम दक्ष भारत पोर्टल 2.0 के बारे में देखना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने कौन से हैं। पहला ऑप्शन है यह है SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल प्रमाणन को एकत्रित करना है एकीकृत। सेकंड है पोर्टल प्रशिक्षण स्लॉट प्रमाणन स्थिति और प्लेसमेंट सहायता की रियल टाइम पहुंच देता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यह आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करता है और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। ठीक है, और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा लागू नहीं किया गया है, इसे किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, स्टार्टिंग वाले 1 2 3, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 118। मार्च 2025 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई इंडिजन एक्स जीनोम परियोजना के बारे में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस भी देखने हैं। इसका उद्देश्य है भारत की विविधता को दर्शाते हुए 1 लाख लोगों का जीनोम डेटा अनुक्रमित करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन यह परियोजना रोग संबंधी जीन पूल तैयार करेगी ताकि रोकथाम आधारित स्वास्थ्य योजना बनाई जा सके। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, यह NIB MG CCMB और एम्स द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। ठीक है, यह परियोजना भारत की पहले की जीनोम इंडिया इनिशिएटिव से संबंधित है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1 2 3 ऑप्शन आ रहा है इसमें ए में, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 119। मार्च 2025 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है भारत ने IMEC पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए UAE और ग्रीस के साथ त्रिपक्षीय लॉजिस्टिक समझौता किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसमें दूसरा ऑप्शन है इस कॉरिडोर में माल परिवहन रेल और समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, तीसरा है यह पहल G20 के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के साथ ये लागू की जा रही है। ठीक है, G20 के ग्लोबल, तो इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 120। 120 है मार्च 2025 में औपचारिक रूप से स्थापित भारत UK ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस के संदर्भ में इसमें विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया है, इसमें संयुक्त अनुसंधान कोष और ग्रीन कॉरिडोर विकास शामिल है। पहला ऑप्शन ठीक है, भारत ने 2035 तक UK को 10 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। ठीक है, यह समझौता पुनर्जीवित कॉमनवेल्थ क्लाइमेट कॉम्पैक्ट का हिस्सा है, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट है। 1 2 ऑप्शन ए में आ रहा है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 121। मार्च में आयोजित भारत ड्रोन महोत्सव 2025 के बारे में इसमें देखना है कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है इस कार्यक्रम में वास्तविक समय AI आधारित कीट पहचान वाली कृषि ड्रोन प्रदर्शित की गई है और ये 10 राज्यों में ड्रोन एयर कॉरिडोर चालू किए गए हैं। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 122। मार्च 2025 में शुरू की गई गंगा रिवर क्रूज सर्किट परियोजना के बारे में देखना है और कितने कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है यह वाराणसी से कलकत्ता तक के धार्मिक स्थलों को जोड़ती है और इसे अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा, इसे यहाँ पर और कुछ और भी इसमें दिया जा सकता है, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसे भारत की पहली नेट जीरो कार्बन नदी पर्यटन पहल घोषित किया गया है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 123। मार्च 2025 में शुरू की गई ई विधान 2.0 पहल के बारे में देखना है। यह भारत के सभी जिला स्तरीय पंचायतों में पेपरलेस विधायी कार्य प्रणाली का विस्तार करती है। गलत है, सभी जिलों में नहीं है।
दूसरा ऑप्शन है यह पहल विधायकों में विधान परिषद सदस्यों को एआई आधारित विधायी प्रारूपण सहायता प्रदान करती है। ठीक है दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 124 मार्च 2025 में शुरू की गई पहलों का उनके कार्यान्वयन मंत्रालयों से मिलान करना है। इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये अलग अलग करके भी इसमें पूछा जा सकता है। जो एग्रोटेक एक्सलेटर है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। डिजिनरी इनोवेशन ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से रिलेटेड है। समर्थ ग्राम क्रेडिट योजना वित्त मंत्रालय और स्किल वर्ष फॉर वीमेन ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से। तो इसमें सीधा सीधा मिलान हो रहा है 1 2 3 4, तो इसमें ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 125 है मार्च 2025 में जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट है और इनका प्रकाशन से संबंधित है। इधर रिपोर्ट और इधर संस्थान दिए हुए हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर कार्ड ये नीति आयोग से। स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन 2025 ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। क्लाइमेट लिटिगेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से संबंधित है। एमएसएमई नवाचार सर्वेक्षण ये एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है। इसमें भी सीधा सीधा मिलान किया गया है, तो 1 2 3 4 इसमें ठीक है, ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 126 अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए सिक्योर भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट के संबंध में देखना है और इसमें कथन भी दिए हुए हैं। कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला यह रक्षा आपदा और वीवीआईपी संचार के लिए इनक्रिप्टेड चैनल प्रदान करता है। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा डीआरडीओ और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से, ठीक है। इसमें अल्ट्रा सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम एनक्रिप्शन मॉड्यूल शामिल हैं, ठीक है। इंसेंट 4A की पूरी तरह से जगह लेगा, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये इसकी जगह नहीं लेगा बल्कि इसके सुरक्षित नेटवर्क को पूरक करता है ये। चौथा ऑप्शन गलत है, तो 1 2 3 ही इसमें सही है। नेक्स्ट है 127 अप्रैल 2025 में शुरू किए गए जल ज्ञान मिशन के बारे में देखना है। इसका उद्देश्य स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जल साक्षरता को शामिल करता है, ठीक है पहला ऑप्शन। इसे जल शक्ति मंत्रालय ने एनसीईआरटी, यहाँ पर ये एनसीईआरटी के सहयोग से है ये, और जल शक्ति मंत्रालय ने, तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इसमें सभी शहरी स्कूलों और कॉलेजों के लिए अनिवार्य वाटर ऑडिट वीक शामिल है। इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 128 अप्रैल 2025 में शुरू की गई यूथ क्लाइमेट कॉपर्स योजना के बारे में देखना है और इसमें देखने कौन से ऑप्शन सही है। यह युवाओं को जलवायु लचीलापन परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए 1 वर्ष की फेलोशिप प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा है फेलोज को मासिक वजीफा और कार्बन लेखांकन EIA और SDG योजना में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इस योजना का प्रबंधन कौशल विकास एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है 128 का। नेक्स्ट है 129 अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का उनके प्रकाशन दिए हुए, यहाँ पर रिपोर्ट और संस्थान दिए हुए हैं। वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियाँ, इसमें जो वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियाँ हैं ये ILO के द्वारा ही इसको जारी किया जाता है। विश्व विकास संकेतक 2025 इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। दूसरा भी मिला हुआ है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वार्षिक समीक्षा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा। डिजिटल सोसाइटी इंडेक्स ये इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ग्रुप के द्वारा, तो इसमें ए आंसर इसका करेक्ट है 1 2 3 4। नेक्स्ट है 130 एरोस्पेस स्टार्टअप चैलेंज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं कौन से हैं। यह ड्रोन स्वार्म AI पायलट और उच्च ऊंचाई प्लेटफॉर्म में नवाचार को आमंत्रित करता है। इस चैलेंज का नेतृत्व इसरो हॉल और निजी
जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और निजी रक्षा निर्माता कर रहे हैं। ठीक है। विजेताओं को आईडेक्स रक्षा नवाचार योजना के तहत पायलट फंडिंग प्राप्त होती है। ठीक है। इसे कौशल विकास मंत्रालय द्वारा और स्टार्टअप इंडिया मिशन के द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन डी में आ रहा है। डी आंसर इसका करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स क्या है? मई 2025 में हस्ताक्षरित भारत नॉर्डिक डिजिटल संप्रभुता समझौते के संदर्भ में देखना है। इसमें कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं? पहला ऑप्शन है यह 2030 तक एशिया के संप्रभु क्लाउड स्टोरेज का 20% भारत में होस्ट करने का लक्ष्य का समर्थन करता है। यह डेटा स्थानीयकरण, एन्क्रिप्शन और AI नैतिकता पर ज्ञान विनिमय को शामिल करता है। यह समझौता भारत, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच हुआ था। यह 2022 में रेकजॉविक में आयोजित पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का अनुसरण करता है। इसमें भी चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 132 वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान ODCRP के संदर्भ में देखना है। इसमें कितने कथन सही हैं? इसमें पहला ऑप्शन है यह प्रत्येक जिले को एक सूक्ष्म स्तरीय जलवायु अनुकूलन रोडमैप विकसित करने के लिए अनिवार्य करता है। ये योजनाएं मनरेगा, जल जीवन मिशन और जिला खनिज फाउंडेशन फंड से जुड़ी होती है। इस पहल की निगरानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA करता है। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 133 जून 2025 में शुरू किए गए डिजिटल वुमेन SHG मिशन के संदर्भ में देखना है कौन से कथन इसमें सही हैं। पहला है यह प्रत्येक पंजीकृत SHG को एक डिजिटल पहचान पत्र और बिजनेस QR कोड प्रदान करता है। ठीक है। मिशन SHG को GEM जो गवर्नमेंट मार्केट है और ONDC प्लेटफॉर्मों पर शामिल होने में सक्षम बनाता है। ठीक है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सिडबी द्वारा लागू किया गया। ठीक है। इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 134 जून 2025 में शुरू की गई नमो भारत अर्बन रेल एक्सपेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शहरी समूहों में सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल का विस्तार करना। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 135 निम्नलिखित में से किस संगठन ने जून 2025 में प्लेनेट वॉच इंडेक्स 2025 जारी की गई है? ये की गई है यहाँ पर WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन और नासा के द्वारा, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 136 भारत ने बंगाल की खाड़ी समुद्री सुरक्षा संधि 2025 इसमें 2025 किन देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के साथ में, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। ये बंगाल की खाड़ी समुद्री सुरक्षा संधि 2025 है। ये भारत ने 4 देशों के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। 137 है जून 2025 में देश सुरक्षा AI चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा की बात की गई तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा। 138 है जून 2025 में समाचार में रहा प्रोजेक्ट पुनर्वसन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये है असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों का पुनर्वास। ये पूरा जो प्रोजेक्ट पुनर्वसन होता है ये किससे रिलेटेड है? असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों से। 139 है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी शिकायत निवारण पोर्टल का नाम क्या है? इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो वरिष्ठ सेतु। 139 का आंसर ए करेक्ट है। इसमें ये जून 2025 में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 11 भाषाओं में
लॉन्च किया गया है। इसको पूछा भी जा सकता है कितनी भाषाओं में, इसे 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 140, जून 2025 में भारत द्वारा शामिल इंडो पैसिफिक समुद्री अवसंरचना गठबंधन IPMIA का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय महासागर देशों में लचीले बंदरगाह और अंडर सी केबल्स का निर्माण करना। तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 141, यहाँ से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स के हैं, और अगर 10 क्वेश्चन ये पूरे करेक्ट हो जाए तो इससे मार्क्स बढ़ जाते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है। अब यहाँ पर बात की है इसने क्षेत्रफल की, तो जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, जैसे ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ होगी और ये यहाँ पर ब्रेथ हो। आयत का क्षेत्रफल होता है A = लेंथ क्रॉस ब्रेथ। हमने इसको यहाँ पर मान लिया 100%, इसको भी हमने क्षेत्रफल को भी 100%, इसको भी हमने पहले माना 100%। स्टार्टिंग में तो यही होगा ना, क्योंकि प्रतिशत में तो 100 ही होगा, तो यहाँ पर भी 100% हो गया। फिर इसने क्या बोला है, लंबाई में तो कितनी हो गई, अब ये बाद में बढ़ के कितनी हो गई, बाद में, पहले तो यही था, फिर हो गए 140%, और 20% की कमी हो जाती है किसमें, चौड़ाई में। तो अब ये कितनी हो जाएगी चौड़ाई इसकी, ये 80% हो जाएगी। तो आयत के क्षेत्रफल में x% की वृद्धि होती है। अगली बार को कितनी हो जाएगी, 100 प्लस की x% हो जाएगा, क्योंकि x की इसमें वृद्धि कर दी। जब वृद्धि करेंगे तो प्लस कर देंगे और कमी करेंगे तो माइनस कर देंगे। अब ये सवाल यहाँ से हो गया। अब पहले तो इसका जो क्षेत्रफल था वो 100% है, 100% है। फिर क्षेत्रफल में ही हमने 100 प्लस के x, ये प्रतिशत में आ गया, प्रतिशत में ही है। पहले जो लंबाई और चौड़ाई थी कितनी है, 100%, और क्रॉस यहाँ पर 100 ही था पहले, फिर बाद में उसमें कमी और बढ़ा दिया गया तो 140%, और फिर कितना हो रहा है ये 80%, क्योंकि 20% की इसमें कमी के लिए बोला है, ये है। अब इसमें यहाँ पर 100 से तो ये 100 कैंसिल हो ही जाएगा। अब ये 2 0 है तो 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ऊपर तो 1 बच गया। अब 14 8 जा होते हैं 112, और 100 प्लस के x इधर है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा सब, तो 100 प्लस x इक्वल्स टू हुआ यहाँ पर 100 प्लस x इक्वल्स टू हुआ 112। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 इधर जाएगा तो 112 में से घटा देंगे 100 को, तो कितना आ गया 12। तो x की जो वैल्यू होगी ना इसमें 12 होगी, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है 142, यदि संख्या इसमें दी हुई है 1005x4, तो 8 से पूर्णत। अब जब 8 से देखते हैं हम बाद के 3 अंकों को देखेंगे ओनली, उससे पहले के अंक क्या हैं कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5x4, इसमें यहाँ पर 5x और 4 है। x के प्लेस पर अगर हम 1 रखें तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगर x के प्लेस पर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ पर ये डिविजिबल हो जाएगा, इसमें डिवाइड करके देखा जा सकता है 504 को, 8 से पूरा कट हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि हमने x के प्लेस पर 0 पुट करके देख लिया। और इसमें बोला भी है सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 143 में बोला हुआ है, एक दुकानदार है जो वस्तु का मूल्य अंकित करता है 28% की छूट। अब देखो 100% है, अब छूट किस पे होती है, जो मार्केट प्राइस होता है। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदने गए और उस पर लिखा हुआ है 400 रुपये, तो उसी पे तो छूट हो गई, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य जो भी उसमें अंकित था। अब 100% था, अब इसमें छूट दे दी कितने की, 28% की छूट दे दी, मतलब उसमें से घटा दिया, तो अब कितने पर है वो 72% पे उसने हमें बेच दिया, ये है। और 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जो लाभ होता है वो होता है क्रय मूल्य पर, लाभ और हानि उसी पर होती है। तो यहाँ पर फिर बोला है अंकित मूल्य कितना था 224 रुपये, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना था 224, और कितना इस पर ये 72% हो गया। और यहाँ पर सीपी हमें निकालना है, और कितना इसमें 12% का वो लाभ भी कमाना चाह रहा है, तो कितना हो गया 112, क्योंकि 100 पहले था,
अब यहाँ पर उसको 12% एक्स्ट्रा भी चाहिए, ये है। अब इसके नीचे हम 100 लगा लेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटा देंगे तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 224 और क्रॉस 72 और डिवाइड में चला जाएगा 112, तो ये आया 224 और क्रॉस 72 और डिवाइडेड बाई 112। अब देखो 112 से 2 बार कैंसिल हो गया। अब 2 की इसके साथ 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो इसमें जो होगा ना वस्तु का क्रय मूल्य वो होगा 144 रुपये। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 144। इसमें ए बी सी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से इसमें 3 इंसान हैं जो काम को ए तो 24 दिन और बी 15 दिन। अब इसमें यहाँ पर सपोज करेंगे ए बी और सी इस तरीके से। अब ए का जो है वो है 24 दिन, ये है। बी का कितना है 15 है और सी का कितना है 12 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। जब भी ऐसे आ जाएगा तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 24, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ये क्वेश्चन ना सबसे आसान होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा पढ़ना होता है कि क्या पूछा हुआ है। तो इसका एलसीएम आया 120। अब 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ए का जो आ जाएगा ना वो आएगा 5, इसमें ए का आएगा 5 और इसमें बी का आएगा 8 और सी का आएगा इसमें 10। ये हो गया। इसमें ए का 5 आया, बी का 8 आया और सी का आया 10। अब ये इसी से ही सवाल हो जाएगा। इसमें बोला है यहाँ पर बी और सी ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। बी का इसमें हमारा बी का आया था 8, बी और सी है, बी प्लस सी करेंगे क्योंकि बी और सी मिलकर कर रहे हैं। तो 8 प्लस के 10 और कितने दिन काम कर रहे हैं ये 3 दिन काम कर रहे हैं। तो 10 और 8 18, 18 दिया 54, 54। ये आया 54। अब यहाँ पर हम जो बचा हुआ काम है ए का हो जाएगा ना, इन दोनों ने तो इतना कर लिया 54। अब ए का निकाल लेंगे। टोटल कितना था 120। अब 120 में से हम घटाएंगे यहाँ पर 54 54 को, तो बचेगा यहाँ पर 120 माइनस 54 तो बचा 66। अब ये यहाँ पर ए का कितना आया 5 दिन में कर रहा था तो 5 का इसका डिवाइड कर देंगे तो इसमें करेंगे तो ये बचेगा 13 1/5। ये इतने डेज आ जाएगा, इतने की आवश्यकता होगी। डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस ना हर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है 145। ये आसान है, एक वृत्ताकार है, जैसे कि ये वृत्ताकार है। अब यहाँ पर देखो जब चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगा रहा है, जब किसी का हम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो होता है पेरीमीटर, परिमाप। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, वो सब होता है परिमाप। तो अब इसमें परिमाप बाकी का तो सब जोड़ देते हैं। जैसे कि ट्राइंगल उसकी साइड के बाहर है तो सारे उसको साइड को हम जोड़ देंगे, जैसे 25 दे दिया, 30 दे दिया, इस तरीके से। लेकिन इसका अलग फॉर्मूला होता है 2πr। इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर अब यही करना है। इसमें 2π की वैल्यू होती है 22/7 और इसमें त्रिज्या दे दी 42। तो 7 से कट करेंगे, 7 6 जा 42। अब 22 दूनी 44, 44 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसने 8 चक्कर की और बात की गई है तो यहाँ पर 8 की और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 44 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264 264। और फिर इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 8 की, क्योंकि 8 चक्कर, 4 चक्कर होते तो 4 की मल्टीप्लाई कर देते 8 चक्कर। तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2112। बी आंसर इसमें करेक्ट है। अगर इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे तो 10 के 10 करेक्ट होंगे, एक भी गलत नहीं होगा सवाल। नेक्स्ट है 146। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% पर कम बेचता है। अब पहले जो थी 100% है कोई वस्तु का, पहले तो 100% होता है, फिर यहाँ पर 10% कम में, 10% कम मतलब कि 100 में से 10 घटा देंगे तो 90% पर वो बेच रहा है। ये है यहाँ पर SP1, क्योंकि बेच रहा है ना, सेलिंग प्राइस हो गया। फिर कह रहा है वो यहाँ पर इस पे लाभ भी कमाना चाह रहा है, वो कितने का 20% का, तो कितने पर 120% हो जाएगा। ये हो गया SP2 हो गया। अब ये अधिक पर बेच रहा है ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर हो रहा है 332 रुपये का। तो 90 और 120 तो घटा के आया 30%।
तो 30% जो हुआ ना, ये हुआ कितने के 30, यहाँ पर 332 का। अब इसमें हम यहाँ पर 1 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 332 और डिवाइड में कितना हो गया, ये 30 हो गया ये। और यहाँ पर हम SP1 में निकालें तो इसमें कर देंगे 90 की, 90% की मल्टीप्लाई परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, तो ये 3 बार इससे कैंसिल हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 996, 996 आ रहा है सी पे, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 147। दो संख्याओं का अनुपात, इसमें दिया है 3 और 4, इनका HCF कितना है, 5 है। अब HCF जब एक संख्या होगी दूसरी संख्या होगी दोनों में होती है, तभी तो हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 5 की, तो ये हो गया 15, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस 5, तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब 15 और 20 LCM तो कोई भी निकाल लेता है, तो 15 और 20 का LCM निकालेंगे, 15 और 20 का, तो यहाँ पर आएगा ये 60, तो इसका भी आंसर बी है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। 148 है, 3 वर्ष बाद, इसमें जो टाइम दे दिया वो 3 वर्ष दे दिया और चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे दिया, और ये 4000 रुपये पर, तो मतलब P है यहाँ पर, ये इसमें P दे दिया और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ना थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला बस एक ही लगता है, जैसे कि CI वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें P यहाँ पर कॉमन आ जाता है, 1 + 8 डिवाइड में 100, इसकी पावर यहाँ पर n होगा और माइनस के 1। ये 1 माइनस का 1 इसलिए आता है क्योंकि जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस के यहाँ पर CI, जो भी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा था। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसको माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पर P कॉमन आ जाता है। तो CI इसमें रख देंगे यहाँ पर 630.50 बराबर P कितना है इसमें 4000, ये है। अब इसमें हमें रेट तो निकालनी है, इसके ऊपर 3 भी दे दी n की जगह पर माइनस के 1, जो 4000 है इसको इसके नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, यहाँ पर 630.50 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर यहाँ पर 3 इसका पावर है तो 3 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 20 और ऊपर आ जाएगा 21, और माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा इसमें 5% आ जाएगा, ये कट कट हो गए, तो डी आंसर इसका सही है 148 का। नेक्स्ट है 149, इसमें दिया है 3, यहाँ पर कौन कौन है, रवि, मोहन और गोविंद। इसका रेशियो भी दे दिया है 2, 5 और 3। पहले इनको जो भी रेशियो में दिया हुआ ना उनको जोड़ लेना है, और जितनी भी राशि दी हुई उसमें डिवाइड कर दो, जिसका भी पूछा है फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से होता है। रेशियो वाले सवाल सबसे आसान होते हैं। 2, 5, 5 और 2 7, 7 3 10, ये 10x आ गया बराबर 800, जोड़ लिया। अब इसको इसमें डिवाइड कर लेंगे, 1 0 से 1 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 80। अब देखो इसमें जो भी पूछा है ना उसमें हम मोहन का पूछा है तो मोहन पे आ रहा है 5, 5 पे 80 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोला योग के लिए तो योग करेंगे ना प्लस का, तो 3 क्रॉस कितना हो गया 80, इसमें कर लिया, तो इसमें आ गया ये 400 और प्लस का यार 240, 8 या 24। अब इसमें आ जाएगा 640, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, बी। नेक्स्ट है 150, एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष, इसमें CI तो ये दे दिया, और 2 वर्ष बाद इतने रुपए प्राप्त हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो आया ये मिश्र धन आया। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, P निकालना है हमें, तो P निकालेंगे तो 8820 माइनस का 820 इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 8000 रुपये। तो जो प्रिंसिपल होगा ना, मूलधन होगा, ये 8000 होगा। अब इसमें हम ब्याज की दर निकाल देंगे आसानी से, CI, और इसमें BPSC में इस फॉर्मूले से कम 2 क्वेश्चंस रहते ही हैं, और एक क्वेश्चन तो हर साल मिल जाएगा ही। इसमें यहाँ पर P
और ये 1 प्लस का r डिवाइड में 100 इसकी पावर n जो होता है इसमें टाइम होता है और यहाँ पर माइनस के 1। इसमें भी यहाँ पर 5% आएगा इसको सॉल्व करके, तो इसका जो आंसर होगा ये डी आंसर होगा 5%। ये पूरा पेपर हो चुका है और ये इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स के हैं, बस 10 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के।